जय हिंद साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब के में। फ्रेंड्स, हम बढ़ रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन किया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पिन किया हुआ है, जाइए और मेरी 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट देखिए। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, रियल परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। और अपना स्कोर चेक करके मुझे बताइए। तो आज हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा, कवि का स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग है। ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कवियत्री। इसे बहुत ध्यान से देखना अक्षर को, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। आपसे पूछता है कि कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो आपके स्क्रीन पर, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा। कभी कभी आपसे कुछ अवार्ड पूछ लेता है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लाया हूँ आज अवार्ड का क्वेश्चन। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा। ए पुष्पा भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी रामविलास शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पुष्पा भारती, ठीक है। तो थोड़ा व्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं कि व्यास सम्मान शुरू कब से हुआ और किसके द्वारा दिया जाता है और पहला पुरस्कार किसे मिला। आपसे कई पूछ लेता है कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो देखो, व्यास सम्मान दिया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा, है ना, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1991 यानी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन की शुरुआत 1991 में हुई थी और ये पहली बार दिया गया था रामविलास शर्मा को, ठीक है। किससे दिया गया था, रामविलास शर्मा, ठीक है। कब दिया गया था, जैसे ही इसकी स्टार्टिंग हुई तभी दिया गया था 1991 में। और इसमें इसके साथ में दिया क्या था, इसके साथ में दिया था 4 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। आपसे कोई पूछता है कि व्यास सम्मान में दी जाने वाली राशि कितनी है, तो 2018 के जॉल वार्डन का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा भी गया था व्यास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। तो हमारा आंसर होगा 4 लाख रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए मिला था। तो रामविलास शर्मा को मिला था, उनकी पुस्तक है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है। अब आपसे पूछता है कभी कभी कि पहला व्यास सम्मान कौन सी महिला को मिला था। तो आपको बताना है कि पहला व्यास सम्मान पाने वाली महिला है चित्रा मुद्गल। उन्हें मिला था 2003 में। चित्रा मुद्गल को मिला था 2003 में। उनकी पुस्तक है आवा के लिए, ठीक है। आवा उनको उपन्यास है, उसके लिए मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है अब। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। आपको बताना है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। ए दांत कटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल का दुश्मन, डी आमनूस का कुंदा। फ्रेंड्स, दांत कटी रोटी का मतलब है गहरी दोस्ती, ठीक है। और अक्ल का दुम का मीन्स है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आस्तीन का सांप, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अक्ल के दुम की। अक्ल के दुम का मतलब है खुद को बुद्धिमान समझने वाला। क्या, खुद को बुद्धिमान समझने वाला। आमनूस का कुंदा का मीन्स है फ्रेंड्स अत्यधिक काला व्यक्ति। आमनूस का कुंदा मतलब अत्यधिक काला व्यक्ति, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किस पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी, आपको बताना है। ये पंक्ति जो है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी घनानंद, ठीक है। ये पंक्ति की है घनानंद से। कभी कभी आपसे पूछता है कि घनानंद किस काल के कवि है, तो घनानंद हमारे रीति काल के कवि, ठीक है।
रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के कवि। कोई कोई भी आपसे पूछ लेता है कि रीतिकाल की सही वर्तनी क्या होगी, तो फ्रेंड रीतिकाल की सही वर्तनी ऐसे लिखा था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। फ्रेंड्स देखो, मैं बता दूं आप लोगों को, दूरदर्शी का मीन्स होता है जो दूर की सोचता है ना, कोई भी बात बहुत दूर की सोचने वाला। कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज़ हो, बहुत तेज़ हो एकदम। दत्तचित्त मतलब जिसने किसी विषय में अपना मन लगा लिया हो। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। ए पवन, बी पवन, सी पवन, डी पवन। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पवन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हम ये बताएंगे इसमें संधि कौन सी है। फ्रेंड्स इसमें संधि है अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको बताना है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है मुझे। ऑप्शन नंबर ए पुनर् प्लस जन्म, ऑप्शन बी पुनः प्लस नर्जन्म, सी पुनः जन्म, ऑप्शन डी पुनर्आजन्म। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन होगा सर ऑप्शन नंबर सी पुनः प्लस जन्म। आप मुझे बताएंगे संधि कौन सी है। इसमें संधि है बेटा विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि, विसर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ए यण, बी वृद्धि, सी गुण, डी दीर्घ। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाग रगड़ना का अर्थ है। आपको बताना है कि नाग रगड़ना का अर्थ क्या है इसमें। ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उन्मूलन का विलोम क्या है। आपको बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या है। ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, ऐसी लाभदायक वीडियो जिससे आपको परीक्षा में हेल्प मिले। और मैं जल्दी ही अपने चैनल पर एक यूपी के स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है ना। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम उन्मूलन का रोपण बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शंस की। तो हमारे ऑप्शंस हैं बेटा उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, उन्नति। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोपण, उन्मूलन का रोपण। अब देखो उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, और अवनति का होता है बेटा उन्नति। ठीक है, उन्नति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ। आपको बताना है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है, वो कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए फिजी, बी फिनलैंड, सी नेपाल, डी माली। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फिजी में हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है, आपसे पूछता कब हुआ था, तो वो हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 में। कब? 1975 में, 14 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है।
आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है। ए चारल काल, बी आदिकाल, सी बीरकाल, डी बीज पपन काल। फ्रेंड्स, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज पवन काल कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, डी गंगा, सी गंगा, डी यमुना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, यमुना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं हमारी भारती, बागेश्वरी, शारदा, बीरापाड़ी। ठीक है, शारदा और बीरापाड़ी। लक्ष्मी की बात करते हैं तो लक्ष्मी को बोलते हैं हम कमला, पद्मा, ठीक है, रमा, धनपति। हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा को बोलते हैं हम भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, ईटीसी आदि। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा किसने लिखी थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए बाबू श्यामचंद्र दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कवियों को कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको बताना है कि इसमें कवियों को कवि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों को कवि कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ जान लेते हैं फैक्ट। देखो, धर्मवीर भारती के ने कुछ फेमस कविताएं वो हैं गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती की फेमस रचना गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा आदि। वो गुनाहों का देवता आई कब थी बेटा, ये आई थी गुनाहों का देवता 1949 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रघुवीर सहाय की। तो रघुवीर सहाय की जो फेमस रचनाएं हैं वो हैं दिल्ली मेरा परदेस। ठीक है, दिल्ली मेरा परदेस, आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो फेमस रचनाएं वो हैं हमारी खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सबसे फेमस पुस्तक है खूंटियों पर टंगे लोग, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दशरथ सुत त्रिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं। कि आपको बताना है कि पंक्तियाँ दी गई हैं वो किसकी हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी केशवदास, डी सूरदास। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन ए बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्यामचंद्र दास। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि किसने लिखा है हमारा, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अब हम बात करते हैं बालमुकुंद गुप्त की। तो इनकी फेमस रचनाएं हैं हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा आदि। कौन कौन सी रचनाएं इनकी, हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा।
ठीक है। और फ्रेंड्स बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम है शेदा, इन्हें शेदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, कबीर और सुर साहित्य। श्याम सुंदर दास जी की हम बात करते हैं तो इन्होंने लिखी है रूप रहस्य, मेरी आत्मकहानी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाल मुकुंद जी की कविताएं हैं, रचनाएं हैं हरिदास, खिलौना और खेल तमाशा। इनका उपनाम है सैदा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, कबीर, सुर साहित्य और श्याम सुंदर दास की हैं रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रेम सागर किसकी रचना है? आपको तब बताना है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं फ्रेंड, ठीक है। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि एक होता है व्युत्पत्ति, एक होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ। अगर आपसे कोई पूछता है अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं 5? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरी जातिवाचक संज्ञा, चौथी भाववाचक संज्ञा और 5वीं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यह तो हो गया हमें अर्थ के आधार पर, लेकिन क्वेश्चन पूछता है हमसे व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है हमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। लेकिन कौन कौन से होती हैं वो होती है हमारी ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है, समझ में आ गया, योग ऋण, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपको बताना है कि हिंदी का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो हम बात कर लेते हैं पहले संज्ञा की। देखो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी की भावना और किसी की अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम मीन्स होता है सबका नाम। आपको 2018 में जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सर्वनाम क्या है। तो फ्रेंड्स हम इन सबसे शॉर्ट बोल सकते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है सबका नाम, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वनाम क्या है, तो हम बोल सकते हैं सबका नाम, ठीक है। तो हमें पता पड़ना चाहिए कि लिंगों का निर्धारण किससे होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिया से होता है। अगर हमारी क्रिया स्त्रीलिंग है तो हमारा सब्जेक्ट संज्ञा स्त्रीलिंग होगी, अगर हम, ठीक है। अगर हमारी क्रिया पुल्लिंग है तो हमारी सब्जेक्ट कर्ता हमारा पुल्लिंग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि कारक के कितने भेद हैं। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। फ्रेंड्स कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, ठीक है। और छठा हमारा आता संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां आता हमारा संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक, ठीक है। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। उनके नाम है कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और एंड में संबोधन कारक। हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। फ्रेंड्स घ का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर बी कंठ। तो कंठ में क्या क्या कौन सा वर्ग आता है? कंठ में आता है हमारा का वर्ग। तो का, खा, गा, घा, गा, अड़ा, ठीक है। और आ भी हमारा कंठोच्चारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, छा किस किस योग से बना है? आपको बताना है इस छाए किसके योग से बना है। ऑप्शन ए का प्लस शा, बी का प्लस चा, सी का प्लस छा, डी का प्लस शा। फ्रेंड्स, हमारा इस छह छत्री है वो बना है हमारा का और शा से मिलकर। अच्छा, ये बताएंगे, मैं आपको एक बार बता दूं, ये छा वर्ण है हमारे एक संयुक्त वर्ण है। कैसा? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अच्छा बात क्वेश्चन आता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? हमारे संयुक्त वर्ण हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, देखो छा तो आपको बस ऑप्शन में दिया ही है, इसका मतलब बनता है त्र बनता है ता प्लस रास है, जा बनता है ज प्लस अयस है, शा बनता है श्रा बनता है शा प्लस रास है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए अस्पर्शिता, बी अस्पर्शिता, डी अस्पर्शिता, डी अस्पर्शिता। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अस्पर्शिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरणनी का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि तरणनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए सूर्य, बी नौका, सी युक्ति, डी नदी। फ्रेंड्स, तरणनी का पर्यायवाची है हमारा नौका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसके। तो सब बोलते हैं हम बेड़ा, तरणनी, जलयान, ठीक है, तरी और नाव। सूर्य की बात करते हैं हम तो सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, आक, दिनेश, मित्र और मार्तंड। दिनेश, मित्र और मार्तंड। बात करते हैं युक्ति की। युक्ति को बोलते हैं हम बाला, श्यामा, रमणी, सुंदरी। श्यामा, रमणी और सुंदरी। ठीक है, और नदी की बात करते हैं हम तो नदी को बोलते हैं सरिता, तरणी और तटनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, एग्जाम करते टाइम हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं कि जल्दी में हम ये क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो हमसे पूछा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सामर्थ्यवान, बी क्षमतावान, सी सक्षम, डी शक्तिशाली। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर सी शक्तिशाली यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? शक्तिशाली रचनात्मक काम नहीं है। शक्तिशाली एक बल से काम होता है। जब कोई भी आदमी शक्तिशाली होता है वो तो अपने बल से काम करता है, इसलिए रचनात्मक कार्य के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। ए भली, बी भली भांति, सी निर्वाह, डी कर चुका। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भली भांति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। आपको बताना है कि किस में आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन ए श्याम भात खाता है, बी मैंने उसे पुस्तक दी, सी ज्योति रोती है, डी उसकी कमीज है। आपको बताना है कि आक्रामक क्रिया। मैंने आपको बताया हो कि जब भी हमें आक्रामक और सकारात्मक क्रिया की पहचान करनी होती है तो हम कर्ता में और क्रिया में क्या लगाकर देख लेते हैं। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर। अगर हमें कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाने से आंसर मिल रहा है तो वह सकारात्मक क्रिया है। अगर हमें कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाने से आंसर नहीं मिल रहा, वहाँ पर हमारी आक्रामक क्रिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। श्याम हमारा कर्ता है, खाता हमारी क्रिया है। तो श्याम खाता है, क्या खाता है, भात खाता है। तो आंसर मिल गया। तो इसका मतलब ये सकारात्मक क्रिया है, हमारा आंसर ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने क्या करता, पुस्तक देना क्या, ये दी क्या क्रिया, तो मैंने दी क्या दी, पुस्तक दी। हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है। उसकी कमीज है, उसकी क्या है, कमीज है, ये भी नहीं है। ज्योति रोती है, ज्योति क्या रोती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। हमें यहाँ पर क्या का आंसर नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए महत्व प्लस आकांक्षा, बी महत्व प्लस आकांक्षा, सी महत्व प्लस आकांक्षा, डी महत्व प्लस कांक्षा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, तो इसमें बी ही ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, महत्व की तरफ ध्यान देख लो बहुत ध्यान से। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसमें महत्व पूछ लेता है कि महत्व की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो महत्व की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा आता है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और इसमें आप संधि बताएंगे। इसमें संधि है हमारी दीर्घ संधि। कौन संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंध कारक। तो इसमें कारक तो होगा नहीं, गलत। तो अपने आप, जब भी आप वर्ड आएगा वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं, यह और वह, ये क्या है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह और वह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। आपको बताना है इसमें कौन सा अव्यय है। ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी संबंधवाचक। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। संकेतवाचक भी नहीं होगा, तो वो संकेतवाचक थोड़ी है कोई इसमें। परिमाणवाचक क्या, परिमाणवाचक थोड़ी, जैसे हम नाप तोल नहीं सकते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है, जिसे हम नाप तोल लें। ठीक है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी सी भी गलत, डी संबंधवाचक भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। भाई इसका कारण क्या है, वह लाचार है क्योंकि अंधा। जब भी कहीं भी क्योंकि वर्ड आता है तो 90% वहाँ पर हमारा आंसर कारणवाचक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान भरना है। ठीक है, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। ठीक है, तो ए खेद, बी शोक, सी दुख, डी दर्द। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है इसमें नीचे, वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ए व्यवस्था, बी संदर्भ, सी घटनाओं, डी परंपरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। फ्रेंड्स अभी जो 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि काव्य में शांत रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं, है ना। अगर आपसे पूछा है काव्य में शांत रस को मिलाकर, तो उसमें उसका आंसर आता है 11। ठीक है, 11 रस है। अगर आपसे पूछा है केवल काव्य में कितने रस माने, तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। आपको बताना, नीचे वाक्य लिखा है वो कौन सा वाच्य है। सुमित से रोया जाता है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, भाववाच्य। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 36, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 मात्राएं होती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे चौपाई हमारा कैसा छंद है। ठीक है, चौपाई हमारा कैसा छंद है।
कैसा छंद है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा छंद है। अगला आता है लास्ट क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पीपर पाथ सरेस मंडोला इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स, पीपर पाथ सरिस मंडोला में हमारा है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको इस वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन का आंसर बताना ना भूलें। और जिसने भी मेरे वीडियो के 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको तीनों वीडियो के लिंक पिन किए हुए हैं। प्लीज़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइए कैसी है वीडियो। ठीक है, और जाते जाते एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।